2025 में हमने मैसिव लेवल पे ग्लोबल इश्यूज देखे, चाहे वो मिडल ईस्ट में हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान के साथ हो। अगर आप देखेंगे अक्रॉस बोर्ड बहुत मैसिव इश्यूज रहे एंड आई डोंट सी एनी रिस्पेक्ट इन 2026। और जब तक परेशानी रहेगी गोल्ड और सिल्वर चमकेगा। कौन से ऐसे 3 या 4 या 5 सेक्टर हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू जो बूम कर सकते हैं? मेरे को टेक लगता है ओके, क्योंकि एआई का बहुत वेव आ चुका है। अब बात आती है 2026 की, जहां गोल्ड ऑलमोस्ट 1.5 लाख के करीब पहुंच चुका है। कैन वी एक्सपेक्ट अहेड कि गोल्ड इसी तरीके से रिटर्न देगा? अगर आप सट्टा करने निकले तो मेटल्स आपको नंगा करने के लिए जो है माहिर है। लोग पर्सनल लोन ले रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, विच इज वेरी शॉकिंग। यार लाइफ का क्या पता, हो सकता है मैं 40 की उम्र में चला जाऊं, 50 की में चला जाऊं। आज यू ओनली लिव वंस, बट इफ यू ओनली लिव वंस यू हैव टू डाई एवरी डे। आपको रोज मरना पड़ेगा। मारवाड़ियों का रूल होता है 100:1, 100 होगा तो एक का खर्चा करेंगे। यस, क्या है ऐसा इन कम्युनिटीज में कि ये ग्रोथ करती जा रही है? मैं लिख के कहता हूँ ये दो चीजें जिसने फॉलो कर ली, ओवर लॉन्ग टर्म वो इतनी वेल्थ बनाएगा कि उसका कोई फ्रेंड उतनी वेल्थ नहीं बना पाएगा। बाय द डिप। नेक्स्ट चाइना बनने के लिए इंडिया को कौन कौन सी चीजों पर ध्यान देना? हेलो संजय जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ भावना, आप कैसे हैं? बस ठीक। काफी समय से चल रहा था आपके साथ पॉडकास्ट करना है और मैंने इतने सारे आपके पॉडकास्ट देखे हैं, स्पेशली फाइनेंस सेक्टर पर आप काफी अच्छा बोलते हैं और काफी आपकी ऑडियंस है जो सुनती भी है। 2026 की अब शुरुआत है। अब 2026 में 2025 की तो हमने रैली देख ली। गोल्ड सिल्वर की हम लोग बात कर लें, इक्विटी की हम बात कर लें, नो डाउट इस बार गोल्ड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। व्हाट डू यू थिंक अबाउट 2026? देखिए 2026 इज एन ईयर ऑफ अनसर्टेनिटीज, कंटिन्यूड ईयर ऑफ अनसर्टेनिटीज। 2025 में हमने मैसिव लेवल पे ग्लोबल इश्यूज देखे, चाहे वो मिडल ईस्ट में हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान के साथ हो। अगर आप देखेंगे अक्रॉस बोर्ड बहुत मैसिव इश्यूज रहे एंड आई डोंट सी एनी रिस्पेक्ट इन 2026। और जब तक ग्लोबल टेंशंस क्लियर नहीं होंगी तब तक परेशानी रहने वाली है, और जब तक परेशानी रहेगी गोल्ड और सिल्वर चमकेगा। ओके, जनरली ना ये कहा जाता है कि गोल्ड जो है जैसे जैसे ग्लोबल टेंशन्स बढ़ते हैं ना, गोल्ड हमेशा ऐसा होता है कि खरीदारी गोल्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम कहीं पर भी देख ले 2022 से जब से रशिया का वॉर चल रहा है, गोल्ड के प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली पिछले 1 साल में इतने बढ़े। अब बात आती है 2026 की, जहां गोल्ड ऑलमोस्ट 1.5 लाख के करीब पहुंच चुका है। कैन वी एक्सपेक्ट अहेड कि गोल्ड इसी तरीके से रिटर्न देगा? देखिए रिटर्न अभी अगर समझे गोल्ड 60,000 से 1 लाख से 70,000 से 1,40,000 गया तो वो डबल हो गया। अब 1,40,000 से अगर वो 2 लाख जाएगा तो मोटा मोटी एडिशन तो उतना ही होगा पर वो डबल नहीं होगा। ओके, तो क्या एब्सोल्यूट टर्म्स में इन टर्म्स ऑफ वैल्यू शायद अभी भी गोल्ड उतने रिटर्न्स देने की क्षमता रखता है, बट परसेंटेज टर्म्स में कि कोई चीज मतलब यहां से डबल हो जाए वो थोड़ा सा अब मुश्किल लगने लग गया। बेस, इसे फाइनेंस में हम बेस इफेक्ट कहते हैं। अब जैसे 30-40 हजार की चांदी है वो 2.25 लाख पहुंच गई तो ये 5 टाइम्स होगी। क्या 2.25 लाख की चांदी 10 लाख पहुंच जाएगी? इम्प्रॉबेबल लगता है। पर क्या 2.25 लाख की चांदी 1 आधा लाख और बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ सकती है। तो इफेक्टिवली परसेंटेज टर्म्स में शायद हम उतनी रैली अब नहीं देख पाएंगे जैसे हमने पहले देखी है, बट एब्सोल्यूट टर्म्स में शायद अभी भी हमारे पास स्टीम है अभी इस रैली। ओके, कितना लगता है कि गोल्ड कहां तक जा सकता है? देखिए मैं कोई एस्टिमेट नहीं करना चाहूंगा, बट अगर आप ग्लोबल इवेंट्स देखें जो गोल्ड को मूव करते हैं, सबसे पहले तो आप देखिए कि गोल्ड जो है वो नेचुरल हेज है अगेंस्ट रूपी। अब रूपी आपने पीछे देखा करेक्ट होकर 90 तक आ गया, 84-85 था, 90 आ गया। इससे फायदा किसको हुआ? गोल्ड को, क्योंकि गोल्ड डॉलर में लिस्टेड होता है। सारा गोल्ड जो इंडिया है वो मेजरली इंपोर्ट करता है। अगर गोल्ड इंडिया खुद बनाने लग जाए, मतलब खुद अगर एक्सकेवेशन करने लग जाए, खुद की माइनिंग हो जाए तो बात ही बदल जाए, पर ऐसा नहीं है। तो गोल्ड में सबसे पहले तो डॉलर अप्रिशिएट होता है तो गोल्ड भाग जाता है, युद्ध होता है तो गोल्ड भाग जाता है। दुनिया में एक दूसरे के जो है लिए ट्रस्ट खत्म हो रहा है। एक ट्रस्ट होता था पहले दोनों देशों को एक दूसरे के साथ। 2022 में वो ट्रस्ट खत्म हो गया जब यूएस ने रशिया पे सैंक्शंस डाल दिए। रशिया बोला यार मैंने तो पैसे दिए थे, मुझे ही नहीं मिल रहे पैसे वापस, तो बोला गोल्ड कर लो, गोल्ड रख लो। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो गोल्ड जो है वो मिसट्रस्ट या फिर जो क्या कहते हैं ग्लोबल वॉरफेयर या नेगेटिव चीज़ों की वजह से ग्रोथ करता है।
और अभी नेगेटिव चीजें खत्म तो हुई नहीं है, Yes, true. तो इस वजह से आपको ग्रोथ दिख सकती है। बिल्कुल। मैं ना गोल्ड का कुछ बिहेवियर आपसे समझना चाहती हूँ। जनरली क्या होता है ना, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना, हर कोई कहता है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आप करते जाइए, बट हमें ये नहीं समझ में आता है कि गोल्ड कब भागेगा, कौन सा ऐसा सिचुएशन होगा जिसमें गोल्ड भागेगा, राइट? तो गोल्ड की रैली समझने के लिए गोल्ड का जो बिहेवियर है वो समझना बेहद ज्यादा जरूरी होता है। तो गोल्ड का जो बिहेवियर है वो मार्केट के साथ कैसा है, मैं ये समझना चाहती हूँ। देखिए, गोल्ड जनरली हाँ। मार्केट से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। Okay. मतलब मार्केट गिरती है तो गोल्ड भागता है। हम्म। इस बार अब थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। हम्म। वो पहले क्यों होता था कि मार्केट गिरती है क्योंकि अनसर्टेनिटी ज्यादा होती थी, तो लोग गोल्ड की तरफ शिफ्ट कर जाते थे। पर अब क्या हो रहा है कि अब जो गोल्ड में खरीदारी हो रही है वो हो रही है कंट्रीज के द्वारा। पहले सेंट्रल बैंक इतना गोल्ड नहीं खरीदते थे, अब चाइना खरीद रहा है, पोलैंड खरीद रहा है, इंडिया खरीद रहा है, रशिया खरीद रहा है, सब लोग गोल्ड इकट्ठा कर रहे हैं। अब जब वो इकट्ठा कर रहे हैं तो उसका कोई लॉजिक नहीं बचा। ये सेंट्रल बैंक्स ना हमारी मम्मी की तरह होते हैं, इनको गोल्ड खरीदना मतलब खरीदना है। हमारी मम्मी जैसे कोई प्राइस कभी थोड़ी देखती हैं, उनको गोल्ड कुछ भी भाव चल सकता है, मुझे तो गोल्ड चाहिए। तो इसी तरीके से सेंट्रल बैंक है वो भी मम्मी की तरह बिहेव कर रहे हैं, जो भी प्राइस होगा हमें गोल्ड खरीदना है। और आपको भी पता है कि अगर जो भी प्राइस पे आप गोल्ड खरीदोगे, मतलब अगर आप डिमांड बढ़ा दोगे तो सप्लाई तो लिमिटेड है, तो प्राइस बढ़ेगा उस आइटम का। तो इसलिए गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है। जनरली पहले कहा जाता था कि मार्केट्स के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पर अगर आप पिछले साल में देखें तो यूएस की मार्केट्स भी जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करी है और गोल्ड भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सिल्वर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बड़ी यूनिक सिचुएशन आ गई है दुनिया में इस टाइम पे। इक्विटी एंड गोल्ड का अगर हम लोग कंपेयर करें फॉर लॉन्ग टर्म, तो जनरली ऐसा देखा गया है, अब तक की हिस्ट्री जो कह रही है, मैं उस बेस पे कह रही हूँ कि इक्विटी ने लॉन्ग टर्म में गोल्ड से बेहतर रिटर्न दिए हैं। नेक्स्ट 5 ईयर 10 ईयर्स के लिए क्या सेम पर्सपेक्टिव रखा जाए? देखिए, गोल्ड अभी जो है ना वो क्या कहते हैं, मल्टी ईयर रैली पे चला गया है। क्या इसको ये कंटिन्यू कर पाएगा इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। और वो सिर्फ एक ही चीज पे निर्भर कर रहा है कि क्या कंट्रीज आपस में ट्रस्ट कर पाएंगे एक दूसरे को। अगर कंट्रीज नहीं ट्रस्ट कर पाएंगी तो गोल्ड इस रैली को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। हैविंग सेड दैट, इक्विटी में एक बहुत यूनिक चीज होती है। इक्विटी में एक यूनिक चीज होती है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स का कोई सीलिंग नहीं होता। आज एक कंपनी जो 50 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, वो कल को 500 करोड़ का भी प्रॉफिट कर सकती है। तो उसकी जो वैल्यू है वो 10 गुना बढ़ सकती है। और अगर उसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ती है तो शेयर प्राइस भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाता है। 10 की जगह 8 हो सकता है, 8 की जगह 12 भी हो सकता है। तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है उस पर कोई सीमा नहीं है, कोई सीलिंग नहीं है। एंड गोल्ड और ये सब जो है, ये आपको पता है कि जिस दिन थोड़ा सा बिहेवियर करेक्ट हुआ आपस में कंट्रीज का, तो इसकी रैली में हो सकता है जो है वो आ जाए, ब्रेक लग जाए। तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स मुझे ऐसा लगता है कि ओवर लॉन्ग टर्म लाइक 10 to 15 ईयर्स इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स जनरली आपको बेटर जो है रिटर्न्स दे सकते हैं। मतलब अगर हम लोगों को आज अगर इन्वेस्टमेंट करनी है इक्विटी एंड गोल्ड में, तो किस तरीके से उसे इन्वेस्ट किया जाए, आप कुछ परसेंटेज में अगर क्लियर कर सकें? देखिए, सबसे पहले ना हमें एज अ स्मॉल इन्वेस्टर कुछ चीज़ें समझनी चाहिए। हम लोग सब स्मॉल इन्वेस्टर हैं, सब, एवरीबडी इज अ स्मॉल इन्वेस्टर। चाहे कोई 10,000 रुपये डाल रहा हो, चाहे कोई 1 लाख डाल रहा हो, 10 लाख डाल रहा हो, 1 करोड़ डाल रहा हो, 10 करोड़ डाल रहा हो, 100 करोड़ डाल रहा हो, सब छोटे इन्वेस्टर हैं। मार्केट्स बहुत बड़ी है ना, हमारे लिए वो 10-20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ बड़ा नंबर हो सकता है, पर मार्केट्स के लिए कोई बड़ा नंबर नहीं। तो एक छोटे निवेशक को एक चीज़ समझनी चाहिए कि 2 प्रोसेसेस अगर वो फॉलो करेंगे तो वो मार्केट से हमेशा बेटर रिटर्न्स कमाएंगे। सिर्फ 2 ही चीज़ें फॉलो करनी है, और यही 2 चीज़ें लोग नहीं फॉलो कर पाते। मैं लिख के कहता हूं, ये 2 चीजें जिसने फॉलो कर ली, ओवर लॉन्ग टर्म वो इतनी वेल्थ बनाएगा कि उसका कोई फ्रेंड उतनी वेल्थ नहीं बना पाएगा इक्विटी मार्केट से। ओके, यू टॉकिंग अबाउट इक्विटी मार्केट, नॉट गोल्ड। नहीं, इक्विटी मार्केट मतलब इन्वेस्टमेंट्स। सॉरी, इसको मैं इस तरह से कहता हूं, इन्वेस्टमेंट से आप इतना अच्छा पैसा बना पाओगे कि आपका दूसरा कोई दोस्त इन्वेस्टमेंट से उतना अच्छा पैसा नहीं बना पाएगा। ओके। सबसे पहली चीज है डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, अब देखिए 10 साल पहले 20 साल पहले आप इंटरनेशनल इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे, आज आप वो भी कर सकते हो। ETFs है, म्यूचुअल फंड्स हैं, आप उनके माध्यम से बाहर इन्वेस्ट कर सकते हो। करो, क्यों नहीं कर रहे? डॉलर का फायदा उठाओ कि डॉलर अप्रिशिएट कर रहा है। आपको पता है इस साल की सबसे टॉप परफॉर्मिंग मार्केट कौन सी है 2025 की? यूएस, साउथ कोरिया। ओके। साउथ कोरिया हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ 80% इन दिस ईयर। ओके। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा कंपोनेंट कौन है इंडेक्स का? सैमसंग। सैमसंग का रिटर्न क्या रहा है? 2.25% के आसपास। सेकंड बिगेस्ट मार्केट कौन सी रही जिसने सबसे ज्यादा ग्रोथ दी है? पोलैंड। ओके, नाम भी नहीं सुना। मतलब वो मार्केट बेस्ट रिटर्न दे रही है जो शायद छिपी हुई है, हमें नहीं पता होता। हाँ। ठीक है, हम लोग भाग रहे हैं यूएस। यस, यूएस के पीछे। यूएस ने क्या दिया? 14%, 15%, इन्होंने 70%, 60% रिटर्न। साउथ अमेरिका
साउथ अमेरिका, पेरू, हाँ। चिले, इन सब में 50-50% का साल का रिटर्न आया। ओके, ग्रेट। डॉलर टर्म्स में बोल रहा हूँ कि सारे डॉलर टर्म्स के रिटर्न है। ठीक है, तो अब आप सोचिए, मैं ये नहीं कह रहा सारा पैसा उठा के भागना, पर अगर आपका सिर्फ 10% भी इन मार्केट्स में हो, तो अगर किसी मार्केट ने आपको उस साल में 50% रिटर्न दे दिया, तो 50% इंटू 10% इज 5%, यानी आपका पूरा पोर्टफोलियो सिर्फ उस 10% एलोकेशन की वजह से 5% का इजाफा कर गया। और कोई भी मार्केट एक साल में 50% नीचे नहीं जाएगी, 10% चली जाएगी। Until unless कोई बड़ा वो तो फिर सारी मार्केट ही जाएंगी। हाँ। ऐसा कुछ नहीं होगा, या तो हाँ ठीक है किसी पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिर गया, हाँ। एक स्पेसिफिक कंट्री पे जाके किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया, तो बाजा बजेगा, बाकी का भी बजेगा, पर उसका ज्यादा बच जाएगा। Yes. ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट तो ऐसा कोई सिनेरियो दिखता नहीं मेरे को कि 50% गिर जाए मार्केट। अब आप समझिए कि अगर आपने बाहर देश में पैसा लगा के रखा है, 10% आपने 10 लाख रुपए लगाने थे, 1 लाख रुपए आपने वहां लगाया, अब 1 लाख का 50% बढ़ा तो वो 1.5 लाख हो जाएगा, गिरेगा तो 10-15% गिरेगा तो वो 85,000 होगा। तो स्टेप 1 इज डाइवर्सिफिकेशन, एंड डाइवर्सिफिकेशन डजंट मीन कि आपने थीमेटिक डाइवर्सिफिकेशन किया होगी। फॉर एग्जांपल मैंने बैंकिंग में भी पैसा डाल दिया, ये भी कर, वो तो जब आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करोगे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में या मल्टीफ्लेक्सी में, तो वो अपने आप ही करेगा। मैं कह रहा हूं कंट्री लेवल डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, थोड़ा रिसर्च करिए, ETFs हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं जो बाहर देश में निवेश करते हैं। ठीक है, सेबी का एक लिमिट है $7 बिलियन का, वो हर AMC को $7 बिलियन का एक लिमिट देके रखती है कि आप इतना डाल सकते हो बाहर। ठीक, स्टेप 1 को थोड़ा और एनहांस करते हैं। अब अगर पिछले कुछ सालों में आपने सिल्वर अक्यूमुलेट किया होता, पिछले 3-4 सालों में, और गोल्ड भी अक्यूमुलेट किया होता, तो आपके रिटर्न्स नहीं थे ज्यादा। आपने समझे 5% अपने पोर्टफोलियो में सिल्वर रखा था, 10% आपने गोल्ड रखा था, कोई रिटर्न्स नहीं मिला आपको 3-4 साल। पर उन 3-4 साल में इक्विटी मार्केट्स ने जम के रिटर्न दिया, तो वहां आपको रिटर्न्स बन गए। अब इन सालों ये साल में इक्विटी मार्केट्स थम गई, खासकर इंडियन मार्केट्स स्टॉप हो गई थोड़ी सी, US मार्केट्स ने 12-14% का रिटर्न मोटा मोटी दिया। पर इस साल में अगर आपका 15% गोल्ड और सिल्वर में था, तो उस 15% की वजह से आपके पूरे पोर्टफोलियो पे आपको 10 से 12% एक्स्ट्रा रिटर्न बन जाता। अब इसमें समझदारी नहीं थी आपकी, डिसिप्लिन था, और ये डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो डाइवर्सिफिकेशन क्या करता है? डाइवर्सिफिकेशन आपकी 11 लोगों की टीम बन जाती है क्रिकेट की या फुटबॉल की, कि एक किसी की परफॉर्मेंस नहीं है तो बाकी कवर करेंगे। तो डाइवर्सिफिकेशन इज द की टू नॉट ओनली प्रिजर्व वेल्थ, टू ऑल्सो मेक रिटर्न्स इन मोस्ट मार्केट्स। ठीक है, मार्केट खराब चल रही है तो भी रिटर्न बन रहा है, क्यों? क्योंकि डाइवर्सिफाइड हो। मार्केट बहुत अच्छी चल रही है तो भी रिटर्न हो रहा है, बहुत खराब है तो पोर्टफोलियो गिर नहीं रहा। तो एक थाली की तरह अपने पोर्टफोलियो को सजाना बहुत जरूरी है, चाहे दाल हो, चावल हो, रोटी हो, सब्जी हो, अचार हो, मीठा हो, सब होना चाहिए उसमें। ठीक है, बहुत लोग ये बात कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड बेट लो, कॉन्सेंट्रेटेड बेट लो, यानी कि एक कंपनी पे शेयर पे बेट करो या 2-3 कंपनी पे। वो सुनने में अच्छा लगता है, पर उसमें ना स्टिक करना, कि पता चला आपने कंपनी में 3 कंपनी में पैसा डाला, वो अचानक से 30% गिर गई, तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है सब होल्ड करना। इट्स रियली डिफिकल्ट टू सिलेक्ट, आइडेंटिफाई भी करना बहुत मुश्किल है। यस एग्जैक्टली, हाँ, अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करना इट्स नॉट इजी, नॉट इजी। और ये अभिमन्यु का चक्र भी, आप अंदर घुस जाओगे बाहर नहीं निकल पाओगे। स्टिक टू ETF, स्टिक टू म्यूचुअल फंड, स्टिक टू बास्केट्स। ओके, बास्केट्स में ना आपको डर कम लगता है। तो ये स्टेप 1 क्लियर हो गया आई थिंक सबको, कि हमने डाइवर्सिफिकेशन की बात की। डाइवर्सिफिकेशन में सब कुछ आएगा, इंटरनेशनल मार्केट्स आएंगे, इंडियन मार्केट्स आएंगे, गोल्ड आएगा, सिल्वर आएगा, डेट आएगा, क्रिप्टो भी आएगा। तो क्रिप्टो भी करना है, क्रिप्टो भी कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है? 5% से क्रिप्टो कर लो। ठीक है, गिरेगा तो 5% का ही 50% गिरेगा ना, उससे ज्यादा तो नहीं गिरेगा। सेकंड जहां पे आप मैसिव वेल्थ क्रिएट कर सकते हो इज बाय द डिप। ओके, अब आपका पोर्टफोलियो बन चुका है, ठीक है, आपका पोर्टफोलियो बन चुका है, साल भर के बाद उसको रीबैलेंस करो। आपने सोचा था कि मैं इंडिया इक्विटी में 60% डालूंगा, इंटरनेशनल इक्विटी में 20% डालूंगा, 80 हो गया। 10% गोल्ड में डालूंगा, 5% सिल्वर में डालूंगा, 5% क्रिप्टो में डालूंगा। आपने अपनी थाली सजा ली, 60, 20, 10, 5, 5, ये आपका रेशियो बन गया। अब साल भर निकल गया, सेम रेशियो तो रहेगा नहीं। अब क्या रेशियो बन गया? आपकी जो 60 इंडियन इक्विटी थी वो शायद घट के 50 रह गई है। ठीक है, इंटरनेशनल इक्विटी 20 थी, वो बढ़ के 27 हो गई है। ठीक है, 10 गोल्ड था, वो बढ़ के 12-14 हो गया है, सिल्वर 5 का 10 हो गया है, और क्रिप्टो 5 का 2.5 हो गया है, क्योंकि क्रिप्टो गिरा है पिछले साल। तो अब आपका मिक्स अलग लगने लग गया। अब आप रीबैलेंस कर सकते हो। आप क्या करोगे?
सिल्वर जो 10% हो गया है उसको वापस 5% पे ले आओ। ओके गोल्ड जो 12-13% हो गया था उसको वापस उठा के ले आओ। क्रिप्टो जो गिर गया था उसमें खरीदी करो, उसको वापस 5% पे उठा के ले आओ। ओके जो इंटरनेशनल मार्केट्स ऊपर चली गई थी उनको बेचो, इंडियन मार्केट्स को 60 पे ले आओ। अब आपने क्या किया, आपने अचानक से जो चीजें बढ़ चुकी थी उनका गेन ले लिया और जो चीजें घट चुकी थी उनको खरीद लिया। ओके तो अब इंडियन मार्केट्स को आज आपने खरीद लिया, क्यों? क्योंकि उन्होंने इस साल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, तो लॉजिकली तो यही करना चाहिए आपको। इसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। अगर आप हर साल एक बार कोई भी दिन तय कर लो, दिसंबर तय कर लो, मार्च तय कर लो, फाइनेंशियल ईयर तय, जो भी आपको चूज करना है, आप अपने पोर्टफोलियो को एक बार रीबैलेंस करोगे तो जिन्होंने बहुत अच्छा आपको गेन दे दिया है उसमें से कुछ गेन बुक कर लोगे, और जिन्होंने गेन नहीं दिया, इस साल अंडर परफॉर्मर रहे हैं, उनमें आप निवेश कर दोगे, आगे जाके वो बेटर हो जाएंगे। ऑफ कोर्स हाँ अच्छा, अब अचानक से समझिए सिल्वर 2.5 लाख है और वो गिर के 1,80,000 हो गई, तो आपको तो दुख होगा, यार मैं 2.5 लाख पे बेची नहीं मैंने, मैं तो इतने तक वेट करता रह गया। पर अगर आपने उस टाइम पे रीबैलेंस करा होता तो कुछ पोर्शन आपने खा भी लिया होता और अभी भी सिल्वर आपके पास होती, अगले साल के रीबैलेंसिंग में आप सिल्वर ज्यादा खरीद लेते। सो पॉइंट इज कि दो चीजें करनी बहुत जरूरी है, वन इज डाइवर्सिफाई एंड सेकंड इज रीबैलेंसिंग एंड कीप ऑन बाइंग द डिप। क्योंकि एक्स्ट्रा रिटर्न्स तो तभी बनेंगे ना। भावना, आप एक एग्जांपल देखो, आज निफ्टी 26,000 है, मोटा मोटी कह रहा हूं। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं, कोई बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अगले 10 साल में आपको लगता है कि आज से निफ्टी 3 गुना ऊपर चला जाएगा? 30,000 तो आप पकड़ के चलो। हाँ, आप 10 साल कह रहे हो। हाँ, मैं 10 साल कह रहा हूँ, हाँ, एक साल नहीं कह जबकि रहा। 30,000 मुझे नहीं लगता कि 10 साल लगेंगे। मैं सिंपल बात कहता हूँ, एक रूल होता है जिसे हम रूल ऑफ ट्रिपल कहते हैं। ओके जो ये कहता है 112 डिवाइडेड बाय n। ओके अगर कोई चीज 10 साल में ट्रिपल होगी तो 112 डिवाइडेड बाय 10 विच इज 11.2%। तो अगर कोई चीज 10 साल में ट्रिपल हो गई तो उसने सालाना 11.2% का रिटर्न दिया है। तो क्या आपको लगता है निफ्टी 11.2% का रिटर्न देगा? हिस्टोरिकली उसने 14 दिया है, 11.2 तक दे देगा, एक बेसिक है ये, मान लेते हैं। मतलब अगले 10 से 11 साल में, 10 से 12 साल में निफ्टी ने 3 गुना होना है। तो आज 26,000 है निफ्टी, 3 गुना हो गया, इसका मतलब 78,000। तो भाई जब आपको लग रहा है कि मैं 10 साल होल्ड करूंगी, तो आज अगर वो 26 का 25 हो जाए तो isn't it a buying opportunity for you? Precisely, and that's what people miss. उस दिन वो डर जाते हैं। अभी 26 का 24 हो गया तो डबल बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 26 का 23 हो गया, डबल बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगले 12 साल में उसने 72 जाना था। तो अगर आपको एक्स्ट्रा रिटर्न्स कमाने हैं, एक आम निवेशक जो है, मैं एक और इसमें आपको डेटा देता हूं, पिछले 30 साल में निप्पॉन इंडिया का एक फंड था जो पहले रिलायंस का होता था, निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड। ओके वो लॉन्च हुआ था 1 अक्टूबर 1995। ओके आज हो गया दिसंबर 2025, खत्म हो गया। उस वक्त उसका एनएवी क्या था? 10 रुपए। लॉन्च एनएवी 10 रुपए होता है सबका। यू नो व्हाट इज द एनएवी टुडे? व्हाट? क्या हो गया होगा 30 साल में? 2000 हो गया होगा, ठीक। द आंसर इज 4,600। ओके 4,600। जब उसका CAGR निकाला गया तो नंबर आया 21%। ओके हाँ। पर एक रिपोर्ट आई जो बताती है कि इसमें से जो निवेशकों ने कमाया है एवरेज में, वो कमाया है 14 से 15%। जस्ट बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन नहीं था बस। आप सोचो, आप एक ट्रेन चल रही है, ठीक है, उसने बॉम्बे से दिल्ली जाना है, बॉम्बे से दिल्ली वो आपको 16 घंटे में पहुंचा देगी। अगर आप बीच में, नहीं यार मैं काम करता हूं, मैं ये वाले स्टेशन पे उतरता हूं, यहां से ना मैं वो कैब पकड़ लूंगा तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, अगर आप ये करोगे तो आप वो बीच का ट्रांजिट टाइम्स नहीं गिन रहे ना। तो ये जो रेलगाड़ी चली है इंडिया की, इसमें कभी वो रुकी भी जाएगी, तेज भी हो जाएगी, कवर अप भी करेगी, पर आपको पहुंचा देगी 16-18 घंटे में आपके गंतव्य स्थान पर। तो इसी तरीके से अगर एक फंड को आप 30 साल होल्ड कर रहे हो, लोग तारीफ करते हैं अपने पिताजी की, दादाजी की। मेरे दादाजी ने जमीन ली थी 10 लाख रुपए की, आज 30 साल बाद 10 करोड़ की हो गई। अगर मेरे दादाजी ने वो 10 लाख रुपए उसमें डाल दिए होते म्यूचुअल फंड में, तो आज वो 46 करोड़ हो जाते हैं। अच्छा, वो जमीन बेचने में चीखें निकल जाती, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता। यहाँ मैं 46 करोड़ में से 46,000 रुपीज भी निकालना चाहूं तो बटन दबाऊंगा, कल आ जाएगा। सो लुक एट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। और एक्स्ट्रा रिटर्न्स कमाने के दो तरीके हैं, स्टे डिसिप्लिन्ड एंड बाय द डिप। जितना डिप को आप खरीदोगे उतना आपको फायदा होगा। मैं इसका एक और लाइव एग्जांपल बताता हूं। मैं पिछले 1.5 साल से सिप ऑन डिप कर रहा हूं। ऐसा नहीं है मैं कोई 20 साल से कर रहा हूं, मेरे को 20 साल से नॉलेज नहीं थी, मैंने भी नॉलेज गेन करी है।
तो पहले ना मैं इस थीसिस को टेस्ट किया एंट्री करने से पहले, क्या मैं रोज खरीदूंगा तो पहले टेस्ट तो करूं। तो मैंने रियलाइज किया कि ये अच्छा तरीका है साल का 1-2% ज्यादा रिटर्न निकालने का, और साल का 1-2% रिटर्न ओवर 10-15 ईयर पीरियड इज अ वेरी बिग नंबर। ठीक है, तो मैंने एक स्मॉल कैप ETF जो हमारे भारत के स्मॉल कैप इंडेक्स को ट्रैक करता है उसमें निवेश करना स्टार्ट किया। आज भावना मैंने मेरा जो उसमें रिटर्न्स है पिछले 1.5 साल में, 1.25 से 1.5 साल में, वो है 3%। आप हंसोगे सर क्या है रिटर्न, आप क्या खुश हो रहे हो इसको लेके? हाँ, बट मजेदार बात यह है कि उस इंडेक्स का रिटर्न है -6%। वाओ, तो इंडेक्स -6 है और मैं +3 हूं, तो इफेक्टिवली मेरे पास 9% का गैप है। और मैं ये क्यों कर पाया? क्योंकि आई वॉज बाइंग द डिप। अब मैंने 1 साल के लिए खरीदा ही नहीं था, तो स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप का तो रूल है 7 साल के ऊपर खरीदना है आपको। अब 7 साल बाद अगर ये इंडेक्स ट्रिपल हो गया, तो आप सोचिए मेरे पास क्या रिटर्न्स बनेंगे। मेरे CAGR रिटर्न्स बनेंगे 15 से 16% के आसपास, क्योंकि मैं और भी खरीदता रहूंगा जब जब डिप होगा। सो मैंने, आप मुझे बोलेंगे संजय सर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप ये सब। मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, आई एम ओनली डिसिप्लिन्ड, आई एम डाइवर्सिफाइड एंड आई एम डिसिप्लिन्ड, दैट्स इट। एंड दैट्स व्हाट मेक्स वेल्थ फॉर मी। कभी सिल्वर चल जाएगा, कभी गोल्ड चल जाएगा, कभी इंटरनेशनल इक्विटी चल जाएगी, कभी डोमेस्टिक इक्विटी चल जाएगी। जो गिरेगा वो बाकी कवर कर लेगा। और एक हमारा पोर्टफोलियो डेट का है जो हमारा गद्दा है, क्वेश्चन है, कल को कुछ ऊपर नीचे होता है तो डेट का पोर्टफोलियो हमेशा हमें सिक्योर रखता है, एक फिक्स्ड इनकम देता रहता है। ओके, सो आपने बात की निफ्टी की, आपने कहा कि निफ्टी जो है आने वाले वक्त में हो सकता है कि 3 गुना हो जाए, एक अज्यूम हम लोग कर लेते हैं। निफ्टी 50 पर मैं आऊंगी, एक मेटल का जो हम लोग टॉपिक लेके बैठे हैं उसको मैं खत्म कर देती हूँ। अभी गोल्ड जो है वो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इवन मैं ये कह सकती हूँ कि जो आम लोग है ना, उनकी जेब से वो बाहर जा चुका है। ठीक है, आज अगर मुझे गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, जबकि गोल्ड महंगा है, उसके बावजूद मैं कैसे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ विद अ सेफ ऑप्शन? देखिए 3 तरीके हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के। ठीक है, 4 तरीके थे, एक को सेबी ने बाय बाय बोल दिया। एक्चुअली तो 5 थे टोटल, पर 5 में से 2 खत्म हो गए हैं। एक SGB था जो सरकार ने बंद कर दिया है। दूसरा डिजिटल गोल्ड था जिसपे आके सेबी ने कह दिया कि ये हमारी तरफ से रेगुलेटेड नहीं है। हाँ, yes. तो 3 चीजें बचती हैं। एक तो फिजिकल है, आप जाइए फिजिकल गोल्ड खरीदिए। 2 प्रॉब्लम्स है, एक तो 3% GST लगेगा, दूसरा आपको जो होल्डिंग के टाइम गुम सकता है, परेशानी हो सकती है, वो लगेगा। 2 चीजें। तो फिजिकल गोल्ड लेना कोई बहुत इंटेलिजेंट काम मेरे हिसाब से है नहीं। दूसरा तरीका है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, विच इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू इन्वेस्ट। इट्स लाइक बाइंग इक्विटी, कोई शेयर खरीद रहे हो वैसे। और मजेदार बात यह है कि आप गोल्ड को 10-11 रुपए से भी खरीदना चालू कर सकते हो। टाटा गोल्ड ETF है जो 10-11 रुपए का है, और भी है, कोई रिकमेंडेशन नहीं, एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। तीसरा है म्यूचुअल फंड्स। अब मजेदार बात क्या है कि ETF जब आपके बिहाफ पे गोल्ड खरीदता है तो वो एक फीस लेता है 0.3-0.4% पर ईयर। अब म्यूचुअल फंड में अगर आप गोल्ड लेते हैं, म्यूचुअल फंड से गोल्ड लेते हैं, तो म्यूचुअल फंड गोल्ड का ETF लेता है। तो पहले तो आप ETF को 34 पैसे 35 पैसे की फीस दे रहे हो, और फिर म्यूचुअल फंड भी 10-20 पैसे फीस ले लेता है, तो इनएफिशिएंट हो जाता है। तो बेटर इज कि आप ETF ले लो। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि अगर आप ETF लेते हैं तो आपका अगर 1 साल में गेन होता है तो उसको शॉर्ट टर्म माना जाता है, 1 साल बाद लॉन्ग टर्म माना जाता है। अगर आप MF लेते हैं तो वो 2 साल तक जो है आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा, शॉर्ट टर्म भी नहीं माना जाता। तो अगर आप टॉप टैक्स ब्रैकेट में हैं 34% वाली में, तो आपका बाजा बच गया। और 2 साल बाद फिर वो लॉन्ग टर्म माना जाता है, जिसमें 12.5% टैक्स लगेगा। तो द मोस्ट आइडियल वे टू बाय गोल्ड टुडे विद अ स्मॉलर टिकट साइज एंड कंटिन्यूअसली कीप ऑन इन्वेस्टिंग इज ETF। ओके, सो ETF वी कैन से कि ETF इज द बेस्ट ऑप्शन, जहां आप बहुत सस्ते में गोल्ड खरीद सकते हैं, भले उसका प्राइस सस्ते में नहीं खरीद सकते हैं, लोअर टिकट में। हाँ, लोअर टिकट सस्ता हो गया मतलब अपना मार्केट का गोल्ड अगर 1 लाख जेब के लिए फ्रेंडली। हाँ, मतलब इट इज अ लोअर टिकट साइज। इट इज अ लोअर टिकट साइज। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिल्वर। क्या मैं सिल्वर की रैली इसी तरीके से चलती रहेगी, ऐसा मैं सोच सकती हूँ? और अगर सिल्वर नहीं, सी गोल्ड एंड सिल्वर एट दिस मोमेंट बहुत प्राइस हाई हो चुका है। 2026 के लिए अगर मुझे मेटल सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो मैं कहाँ नजरिया रखूं? भावना, आपने एक स्टेटमेंट कहा कि गोल्ड और सिल्वर बहुत हाई हो चुका है। हाँ। मेरे को याद है जब गोल्ड 60,000 था ना, तब भी लोग ये कहते थे। हाँ। जैसे ही सिल्वर ने 1 लाख टच किया था, 1 लाख क्या 70,000 टच किया था, तो लोग अरे मल्टी ईयर नंबर आ चुका है। जैसे फिर सिल्वर ने इंटरनेशनली $50 टच किया, अरे ये तो वो पॉइंट है जिसके ऊपर सिल्वर जा ही नहीं सकता। See, we are no one in this world to predict anything. Okay. हम लोग है ना अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए हैं। हम लोग अपने आप को खुदा मानने लग गए, भगवान मानने लग गए। अरे हमें पता है, वी आर नॉट हियर टू, हम लोग ना एस्ट्रोलॉजर्स नहीं है। हमारा काम है इन्वेस्टमेंट करना, प्रिडिक्ट करना हमारा काम नहीं है। Okay. ठीक है। अब
हमें प्रिडिक्ट नहीं करना तो क्या करना है, तो मैंने आपको 2 स्टेप्स बता दिए, डाइवर्सिफाई करना है और डिसिप्लिन तरीके से डिप को बाय करना है, बस सिंपल है। ओके। अब आप कह रहे हैं कि क्या गोल्ड और सिल्वर आगे जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता? जब 60,000 से 1,40,000 हो सकता है तो 1,40,000 से 2,80,000 भी हो सकता है, ठीक है? ओके। बट कब होगा मुझे नहीं पता, इसी साल होगा मुझे नहीं पता, क्या सिल्वर 2 का 5 लाख होगा मुझे नहीं पता। अब इंडिकेटर्स समझते हैं, बस हम इंडिकेटर्स को समझ सकते हैं। ओके। सिल्वर की खपत हो रही है, बिल्कुल हो रही है, डेटा सेंटर्स हो गए, एआई हो गया, ईवी हो गया, सोलर चिप्स हो गए, सब में हो गया। पर अभी एक ब्रेक थ्रू हुआ है बहुत बड़ा, और वो ब्रेक थ्रू ये है कि सैमसंग जो है वो सॉलिड स्टेट बैटरीज ले आया है। ओके। तो सॉलिड स्टेट बैटरीज जो है वो ईवी में यूज होंगी। तो लिथियम आयन यूज होती थी, अब लिथियम आयन के अगेंस्ट इसका क्या फायदा समझते हैं। लिथियम आयन बैटरी में एक गाड़ी ज्यादा से ज्यादा 500 किलोमीटर चल सकती थी, ओके। सॉलिड स्टेट में 900 चल सकती है। तो पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज लिथियम आयन का ये दूसरा एडवांटेज ये है ओवर लिथियम आयन कि लिथियम आयन का चार्जिंग में 45 मिनट लगता था, इसमें 9 मिनट लगता है। ओके। अगेन अ वेरी गुड एडवांटेज। थर्ड है वो जल जाती थी, ओवर हीट हो जाती थी, ये नहीं होती है। अच्छा। तो ये थर्ड बड़ा एडवांटेज। फोर्थ, वो 5 साल में चेंज करनी पड़ती थी, ये 20 साल बाद चेंज करनी पड़ेगी। ओह, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। या तो ये बहुत मैसिव चेंज हो गया। अब देखिए आप भी मतलब मन में अगर आपके ईवी यूज करने का इच्छा जागी तो आपको लगेगा हाँ यार जो पहले मेरे कंसर्न्स थे वो ठीक ठाक हो गए। बिकॉज बैटरी का प्राइस ही लोगों के लिए सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है अगर उसको चेंज करना है आफ्टर 10 और 5 इयर्स। यस। हाँ। अब मजेदार बात यह है कि एक बैटरी में 1 किलो सिल्वर यूज होगा। ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है। हाँ। तो यानी 2.25 लाख रुपए का तो आज ही सिल्वर है, तो वो बैटरी 2.25 लाख से सस्ती तो बन नहीं सकती, वो आएगी 5-6 लाख रुपए की एक बैटरी। ठीक है। अब मजेदार बात यह है कि ये माना जा रहा है कि अगर इस बैटरी ने 20% एग्जिस्टिंग बैटरीज को जो है रिप्लेस कर दिया तो जितनी सिल्वर साल भर में माइन होती है वर्ल्ड में वो सिर्फ सैमसंग लेके चला जाएगा। ओके। तो क्या होना चाहिए सिल्वर के प्राइस के साथ? ऑफ कोर्स बढ़ना चाहिए। हाँ, लॉजिकली तो बढ़ना चाहिए। तो ठीक है, एक अच्छा इंडिकेटर है। ये कब तक चलेगा? जब तक ये प्राइस ऐसा ना हो जाए कि ये मतलब बस अनअचीवेबल हो जाए कि अब वो वायबल ही नहीं है। फिर क्या होगा? फिर लोग वो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। जिस तरह डायमंड के भाव भागे जा रहे थे तो सीबीडी आ गया, लैब ग्रोन डायमंड आ गया, अब वो भाव धड़ाम से गिर गए। सेम चीज आपको 1/10 प्राइस पे मिल रही है। yes. तो अगर किसी ने सिल्वर का रिप्लेसमेंट निकाल दिया इन सब चीजों में okay. तो सिल्वर को बहुत बड़ा झटका लग सकता है, ऑब्वियसली लग सकता है। नहीं तो तब तक तो सिल्वर है, अभी उसकी डिमांड आ रही है, इनहेरेंट डिमांड है। ओके। क्या कॉपर की तरफ भी हम वैसा ही नजरिया रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। कॉपर की तरफ। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज टेकिंग ओवर द वर्ल्ड। आज के दिन एआई के लिए जिस लेवल का आपको डेटा सेंटर्स चाहिए, जिस लेवल की आपको कनेक्टिविटी चाहिए, ये सब जो है इसमें आपके मेटल्स ही यूज होते हैं। ओके। हाँ। कॉपर वायरिंग के लिए यूज होता है आपके लिए, ठीक है। आप जो इंटरनेट केबल्स होंगी उसमें यूज होगा, ठीक है। गाड़ियां ज्यादा बनेंगी तो आपके स्टील ज्यादा यूज होगा। अगर वॉर होने लग गई तो निकल, बिकॉज उससे गोली बनती है, okay. तो निकल ज्यादा यूज होगा, कॉपर यूज होगा, शेल्स बनेंगे, स्टील के शेल्स बनेंगे, आपका जिंक यूज होगा, ये सब चीजें यूज होंगी। okay. एक बहुत बड़ी जिंक की कंपनी है जिसका प्राइस पिछले 1 महीने में 50% भाग गया। Great. क्यों भागा? बिकॉज जिंक का जो बाय प्रोडक्ट माइनिंग है वो सिल्वर है। तो आप देखिए, यू हैव टू बी जस्ट वेरी कॉन्शियस ऑफ लिटिल थिंग्स, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में हर चीज का ईटीएफ नहीं है, सिर्फ गोल्ड और सिल्वर का ईटीएफ है। तो अगर आपको कॉपर करना है, जिंक करना है, तो आपको उनकी कंपनीज में निवेश करना पड़ेगा, विच इज रिस्की, ठीक है। बिकॉज उसमें बहुत फंडामेंटल्स है, उसमें सिर्फ मेटल के प्राइस से लिंक नहीं है। yes. कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी का कितना डेट है, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, बहुत सारी चीजें फैक्टर हो जाती है। तो अगर आपको मेटल प्ले करना है तो देयर इज अनदर वे टू डू इट, बट वो थोड़ा रिस्की, ओके। और वो है एमसीएक्स के फ्यूचर्स, okay. बट इज वेरी रिस्की। अच्छा। पर उस रिस्क को भी आप ओवरकम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉपर सोचा, मैं 1 लाख रुपए या 1 लाख रुपए कॉपर में डालना चाहता हूँ। अब 1 लाख रुपए आप कॉपर में निवेश करना चाहते हैं तो एमसीएक्स में आप उसका फ्यूचर 10,000 रुपए में खरीद सकते हैं। 10,000 का मार्जिन लगेगा। पर आप 10,000 मत मानिए, आप 90,000 रुपए रख दीजिए। 10,000 का तो मार्जिन रख दीजिए, 90,000 साइड में अकाउंट में और रख दीजिए। आप समझिए कि आपने तो पूरे 1 लाख दिए हैं। अब कल को कॉपर का प्राइस गिरेगा तो अपने आप आपके पैसों में से वो एडजस्ट होता रहेगा। ठीक है। आप सोचिए, मैंने तो 1 लाख रुपए का कॉपर का ईटीएफ खरीद लिया। अगर आप सट्टा करने निकले तो मेटल्स आपको नंगा करने के लिए जो है माहिर है। हाँ। सिल्वर 40% भी गिरा हुआ है एक 2 दिन में। गोल्ड फिर भी गिरने वक्त ना थोड़ा संभल के गिरता है। गोल्ड गद्दा है। हाँ। वो एकदम आपको झटका नहीं देगा। आप गिरोगे बचा लेगा। सिल्वर ये सब बहुत वॉलेटाइल है, इसलिए अगर आप इनको फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हो, सब करना चाहते हो, तो मार्जिन के साथ साथ
बड़ा पूरा पैसा रखो। आप अज्यूम करो कि आप खरीद रहे हो, उतना पैसा आपको रखना चाहिए ट्रेडिंग में, तब जाके आप कॉपर और, क्योंकि काफी लोगों को अब ये प्रॉब्लम हो रही है, वो कॉपर और निकल को प्ले करना चाहते हैं पर कोई ऑप्शन नहीं है इंडिया में, यही एक ऑप्शन है। ओके, बट स्टिल इट्स रिस्की। इट इज वेरी रिस्की, नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। हाँ, ऑफ कोर्स। और अगर आप कर रहे हो तो जितने का लॉट ले रहे हो उसके मार्जिन के साथ पूरा पैसा जोड़ के रख दो। अगर आप 1 लाख रुपए का कॉपर ले रहे हो, मार्जिन 10,000 है, 90,000 रुपए अकाउंट में रख दो। तो कल को कॉपर 10% गिर गया, 20% गिर गया, तो आपकी पोजीशन साफ नहीं हो जाएगी, आपको जो है बच जाओगे आप। ओके, आपने निफ्टी 50 की बात की थी कि हो सकता है, संभावना है कि अगले 10 साल में उसको हम लोग 3 गुना मान ले, बट निफ्टी के अंदर, निफ्टी 50 इंडेक्स में स्पेसिफिकली बोलूं, 50 कंपनियां हैं उसमें। अब नाउ इट्स रियली डिफिकल्ट टू दैट पर्सन जो स्टॉक मार्केट नहीं जानता, उसके लिए हम लोग म्यूचुअल फंड और एसआईपीज करते हैं, राइट? तो अगर मैं निफ्टी 50 को ध्यान में रखूं कि ये इंडेक्स आने वाले वक्त में मुझे बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है और मुझे एक लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, अब मैं 50 कंपनियों में तो इन्वेस्टमेंट करने नहीं जाऊंगी, तो फिर मुझे अगर निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो मैं कैसे करूं? बहुत तरीके हैं, अगेन ईटीएफ्स है, म्यूचुअल फंड्स है, ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स दोनों तरीके से किया जा सकता है। ईटीएफ्स थोड़े सस्ते पड़ते हैं, आपको 2 पैसा 3 पैसा में मिल जाते हैं एक्सपेंस रेशियो में। म्यूचुअल फंड्स आपको 10 से 15 पैसे में मिल जाते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड्स अब 6 पैसे पे भी आ गए, तो दोनों में से कोई भी चूज कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आपने डिसिप्लिन के बारे में बात की थी, जो शायद सबसे ज्यादा कमी है इंडिया के अंदर, डिसिप्लिन की ही। मैंने, जैसे आपने कहा, बड़े बुजुर्ग जो थे वो कुछ भी हो जाए गोल्ड ही खरीदते थे। बड़े बुजुर्गों का ही एक लाइन में यहाँ बोलना चाहूंगी कि आप जब खर्चे कर रहे हो वो रूल बेस होने चाहिए, और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो स्ट्रेटेजी बेस होनी चाहिए, एक लॉन्ग टर्म का सोचकर आप इन्वेस्टमेंट करें। एक एडवाइस जो मैं आज की जेनजी के लिए आपसे लेना चाहूँ तो वो क्या होगी? आपने जो बोला वो वही स्टेटमेंट मैं भी यूज करता हूँ कि योर एक्सपेंसेस शुड बी रूल बेस्ड एंड योर इन्वेस्टमेंट्स शुड बी गोल बेस्ड। तो आप रूल बेस्ड खर्चे कीजिए और गोल बेस्ड इन्वेस्ट करिए। ओके, नाउ अगर हम लोग जेनजी की ही बात कर लें, सैलरीज आती हैं और सैलरीज हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता कि सैलरी में कैसे, कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाए और कैसे उस सैलरी को मैनेज किया जाए, आपके खर्चे भी और आपकी इन्वेस्टमेंट की। इसके ऊपर आप कुछ बताएं। देखिए, सबसे पहले ना आपको अपना बजटिंग करना है। ओके, आपको पता तो आपका खर्चा है कितना। मैं आज सबसे पूछता हूँ यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, मुझे बताना कि आप लोगों में से एग्जैक्टली कितने लोग बता सकते हैं कि आपका मंथली एक्सपेंसेस कितना है और कौन से हेड में कितना है। रेंट पे कितना जा रहा है, ईएमआई पे कितना जा रहा है, उसके बाद बाहर घूमने फिरने में, स्विगी जोमेटो के ऑर्डर्स पे, सब्सक्रिप्शन पे, इंश्योरेंस पे, कहाँ पे कितना खर्च कर रहे हो, मुझे एक बार बताइए कि क्या इतना डिटेल में आपको पता है। और अगर नहीं पता है तो नो प्रॉब्लम, आज तक गलती करिए, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर गलती करते रहना। इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो, टाइम दे रहे हो, तो कुछ तो आरओआई निकाल के जाओ। तो सबसे पहले आप अपने खर्चों का लेखा जोखा बनाओ, ठीक है। बहुत टूल्स है, बहुत ऐप्स है, नहीं तो एक्सेल शीट है, कुछ भी, पेपर पेन है, कुछ भी यूज करो, ठीक है, और अपने खर्चों का पूरा लेखा जोखा बना लो। उसके बाद जो है आपको स्टार्ट करना है कि मेरे को कहाँ बचत करनी है, कहाँ से पैसे बचाने हैं, कहाँ डालने हैं, मेरे गोल्स क्या हैं, उन गोल्स के लिए कितना पैसा चाहिए मुझे, मेरे पे उधार कितना है, उस उधार को कैसे चुका सकता हूँ जल्दी, वहाँ से आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले तो आप अपने जो रूल्स बना लो खर्चे के। रूल क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं तब तक नहीं खरीदूंगा जब तक, वो जब तक क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा रूल है कि मैं तब तक नहीं खरीदूंगा जब तक मैं उस चीज को 2 बार नहीं खरीद सकता, ठीक है। और विदाउट लोन, विदाउट ब्रेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, अगर मैं उस चीज को 2 बार नहीं खरीद सकता तो मैं 1 बार भी नहीं खरीदूंगा। तो ये रूल बन गया आपका। तो रूल बनाओ ना, अपने रूल बनाओ सब लोग। आप लोग के सबके रूल अलग होंगे, जैसे मारवाड़ियों का रूल होता है 100:1, 100 होगा तो 1 का खर्चा करेंगे, ठीक है। तो उनके यहाँ कहावत ये है कि अगर मेरे पास 100 होगा तो 1 का खर्चा होगा। तो इतना बड़ा गैप हो जाता है, कि वो जितना भी खर्चा करे फिर उनके लिए कम है, क्योंकि उनकी इनकम उतनी ज्यादा होती है। बहुत अच्छी लाइन आपने कही, 100 होगा तो मैं 1 खरीदूंगा। बिल्कुल, ये माइंड में हम लोग, हमारे यहाँ उल्टा हो गया, 1 हो गया तो चलो 100 का खरीदते हैं। सर, मैंने कुछ दिनों पहले एक डेटा रीड किया था एंड उसमें ये था कि पर्सनल लोन, विच इज वेरी शॉकिंग फॉर इंडिया, लोग पर्सनल लोन खरीद रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, सॉरी, पर्सनल लोन ले रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, विच इज वेरी शॉकिंग। मतलब पर्सनल लोन एक एसेंशियल था कि भाई आपको बहुत ज्यादा जरूरत है तब आप पर्सनल लोन खरीद लेते हैं। आज पर्सनल लोन लिया जा रहा है ट्रैवल के लिए, फूड के लिए, आपके प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। इवन हम लोग अगर मेन प्रोडक्ट्स की बात कर ले, आईफोन हो गया, गाड़ी हो गई, हम लोग उन्हें पर्सनल लोन पर ले रहे हैं, विच इज वेरी डिफिकल्ट। और कहीं ना कहीं वो डेट ट्रैप में फंसा रहा है किसको? आने वाली पीढ़ी को, जेनजी को, जो दिखावा में ज्यादा बिलीव करती है, हम कह सकते हैं। तो ये कितना ज्यादा डिफिकल्ट है इंडिया के लिए, और इसे बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगेन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आप इस डेटा को ठीक से समझे, तो 2019 में
जितने लोन्स दिए गए थे उसका प्रपोर्शन जितना पर्सनल लोन था वर्सेस 2025 में, अगले 6 साल के अंदर वो प्रपोर्शन डबल हो गया। मतलब समझिए, अगर पहले सारे बैंक्स मिला के 100 रुपए देते थे तो शायद 20-25 रुपए पर्सनल लोन था, बाकी हाउस लोन, फार्मिंग लोन, मैन्युफैक्चरिंग लोन, ये सब होता था। बट अब जो है वो 20 रुपया वो 40 हो गया है। तो यानी पर्सनल लोन का जो है कैटेगरी बहुत बड़ा हो गया। और वो क्यों हुआ? क्योंकि कोविड के बाद सबको लगा हम लोग एक ही जिंदगी जीते हैं, कभी भी मर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो आज जी लें। पर याद रखना, जिंदगी के ना 2 रिस्क होते हैं, एक होता है जल्दी मरना, एक होता है ज्यादा जीना। तो अगर आप सिर्फ जल्दी मरने की तैयारी कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो या आप अपनी लाइफ जी रहे हो जल्दी मरने के हिसाब से, यार लाइफ का क्या पता, हो सकता है मैं 40 की उम्र में चला जाऊं, 50 की में चला जाऊं, आज जी लो, यू ओनली लिव वंस, ठीक है? बट इफ यू ओनली लिव वंस, यू हैव टू डाई एवरी डे, आपको रोज मरना पड़ेगा। अगर आप 70-80 तक जी लिए तो यही चीजें जो आज आपने गलत करी ना, आपको दे विल बाइट यू। उसमें भी सबसे ज्यादा ग्रोथ कैटेगरी कौन सी है? जो आपने बताया, ट्रैवल की है। यानी लोग उधार लेके टिकट ले रहे हैं, इवेंट्स पे जा रहे हैं, कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट देख रहे हैं 2-2 लाख रुपए का। अच्छा, इधर भी नहीं देख रहे, बोलते यार वो कोई एक पार्टी होती है जो इस साल थाईलैंड में होने वाली है, उनको पता तक नहीं है वो क्या है, और उनको पता भी नहीं है क्या है, क्या होगा उधर, कुछ नहीं, बस वो सुना है, मेरे दोस्त ने बोला है, चलो चलते। सो दिस इज व्हाट इज गोना हैपन टू यू, तो गॉड ब्लेस यू। फिर आप तो कभी जिंदगी में डेट ट्रैप से बाहर नहीं आ सकते। एक उधार के लिए दूसरा उधार, दूसरे के लिए तीसरा, तीसरे के लिए चौथा, यही चलता रहेगा। तो मनी मैनेजमेंट तो आपको सीखना पड़ेगा। और मनी मैनेजमेंट सिंपल एक कहता है कि यू सेव मी टुडे, आई विल सेव यू टुमारो। आप मुझे आज बताओ, मैं तुम्हें कल बचा लूंगा। अब क्या मुझे लाइफ जीनी नहीं चाहिए? बिल्कुल जीनी चाहिए, पर आपकी जो खुशी है उसको डिफाइन तो कर लो। एक किताब में लिखो तो सही, आपको क्या 5 चीजें खुश करती हैं। किसी को नहीं पता उनको क्या चीजें खुश करती हैं। उनको हर चीज ही खुश कर रही है, क्योंकि उनको कोई भी चीज खुश नहीं कर रही है, तो वो खुशी एक्सटर्नल हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। लाइफ में देख, याद करो, जो चीज आपको प्रसन्न करती थी, वो हो सकता है कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज ना हो, छोटी सी चीज हो। A walk in the beach, at the beach also can make you very happy. Having a क्या कहते हैं, कप ऑफ चाय वहाँ पे कटिंग और साथ में पाव भाजी कैन ऑल्सो मेक यू वेरी हैप्पी। जस्ट मैं कह रहा हूँ, एक्सप्लोर तो करो, अपनी खुशी को रियली एक्सप्लोर करो। सिर्फ मैरियट में बैठ के आप अगर बढ़िया सा सी साइड में 2000 रुपए का बिल बना लोगे एक कॉफी का, दैट मे नॉट गिव यू द मोस्ट हैप्पीनेस। वो आपको लाइक्स दे सकता है इंस्टाग्राम पे कि चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा, स्टोरी पे डाल दिया, बट दैट लाइक्स आर नॉट वर्थ अगर वो आपको खुशी नहीं दे पा रहा और आपके पैसे कम कर रहा है। So learn to live your life with your own happiness standards. दूसरे के happiness standards से अपने standards मत मैच करो। आपने मारवाड़ी कम्युनिटी की बात की और उनका स्लोगन बताया कि क्या बेस्ट है। इवन हम लोग मारवाड़ी में ना जैन कम्युनिटी, गुजराती कम्युनिटी, इवन सिंधी कम्युनिटी को भी जोड़ सकते हैं। क्या है ऐसा इन कम्युनिटीज में कि ये ग्रोथ करती जा रही हैं, जबकि अगर हम पॉपुलेशन वाइज इनको देखें तो ये बेहद कम है, बट जीडीपी में, टैक्स भरने में इनका हिस्सा 24, 25, 30% तक है। वैसे जस्ट टू टेल यू, कभी भी सरकार जो ऐसा डेटा रिलीज नहीं करती जो धर्म के नाम पे टैक्स मतलब का स्प्लिट दे दे। ये थोड़ा सा व्हाट्सएप फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी ने हम सबको अपडेट किया है। बट येस, देयर इज नो डाउट कि 0.4% ही जैन्स हैं हमारे देश में, एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग वेरी वेल। देखिए, वो लोग बेसिक्स पे बहुत फोकस करते हैं, दे लिव देयर लाइफ एट द बेसिक्स। एजुकेशन अच्छी रखते हैं, घर पे संस्कार अच्छे लाते हैं, उनमें बहुत करुणा दया की भावना है। They live not for themselves but for the society. They are very high on networking and helping each other in the community. जीतो है जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपस में सारे जैन व्यापारियों की एक दूसरे की हेल्प करती है। A lot of things which they do differently, which makes their community very very strong. दूसरा है, they are not shy of discussing money with their kids. हमारे जैसे मिडिल क्लास में क्या होता है कि पेरेंट्स बात नहीं करते हैं पैसों के बारे में, मेरे पास कितना है, क्या नहीं है। वो लोग ओपनली बात करते हैं, ROI की बात करते हैं, अभाव की बात नहीं करते हैं, स्कार्सिटी की बात नहीं करते हैं, अबंडेंस की बात करते हैं। बेटा अगर बोल दे कि बच्चा बोल दे घर पे कि मेरे को 10 करोड़ रुपए का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो मना नहीं करेंगे, अरे हमारे पास नहीं है। वो कहेंगे तू क्या करने वाला है, कैसे ROI लाएगा, क्या करेगा। उनको दिखेगा तो वो अरेंज भी करके दे देंगे उसको कहीं से। तो वो लोग बड़े ROI ड्रिवन एंड दे टॉक ओवर मनी। वी फियर मनी, अरे नहीं पैसे की बात नहीं करनी चाहिए, पैसे की बात नहीं करनी चाहिए। तो वो वी फोकस ऑन दैट थिंग एंड दे फोकस ऑन ग्रोथ, दे फोकस ऑन दिस काइंड। और होता क्या, मैंने ना, सी आई हैव बीन एन एम्प्लॉय, आई हैव बीन एन एंटरप्रेन्योर। मैं 16 साल एम्प्लॉय भी रहा हूँ और मैं अभी पिछले 2-3 साल से अपना खुद का काम भी कर रहा हूँ। आई थिंक योर माइंडसेट टोटली चेंजेस व्हेन यू आर एन एंटरप्रेन्योर।
वो माइंडसेट चेंज हो ही अपने आप ही हो जाता है, पता नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको फोर्सफुली करना पड़ता है, अपने आप ही आपका माइंडसेट धीरे धीरे चेंज होने लग जाता है। आपको लगता है यार क्यों खर्च रहा हूँ मैं, क्यों कंपनी के पैसे पे बिजनेस क्लास जाऊँ, चला जाता हूँ, 2 घंटे की तो फ्लाइट है, ठीक है चलो एक काम करते हैं इकोनॉमी में जाते हैं, वो थोड़ा लेग रूम ज़्यादा वाली सीट ले लेंगे, 2 घंटे फ्लाइट में यार कॉफ़ी चाय पीने की क्या ज़रूरत है यार, ठीक है घर से पी के तो आए थे, चलो नहीं पीते। दिस इज़ नॉट गोना मेक मी रिच, ठीक है, इससे मैं कोई अमीर नहीं बन जाऊँगा कि मैं अगर एक कप चाय पी लूँगा वहाँ पे तो, बट आई थिंक इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ हैबिट। व्हेन यू आर एन एंटरप्रेन्योर ना, थोड़ा आप गिविंग नेचर के हो जाते हो, सैक्रिफाइसिंग नेचर के हो जाते हो। जैसे हेड ऑफ फैमिली सोचता है फैमिली के लिए वो हमेशा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपने होती आप आती है। जैसे अगर मुझसे कोई पूछे कि मेरे बेटे के लिए मुझे कुछ भी खर्च करना हो वर्सेस मुझे मेरे लिए करना हो, मेरे लिए अगर मेरे को 10,000 भी करना हो तो मैं 10 बार सोचूंगा, मेरे बेटे के लिए मुझे 10 लाख भी करना हो तो मैं 1 सेकंड नहीं सोचूंगा अगर उसके काम की चीज़ है तो। आई थिंक व्हेन यू बिकम more mature, when you become more responsible, you learn to do these kind of things. और यही मारवाड़ीज, गुजरातीज, जैन्स, महेश्वरी समाज, अग्रवाल समाज, इनमें ये खासियत है कि ये अपने से ऊपर सोचते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ मारवाड़ीज के 3M होते हैं जब जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। एक होता है मंदिर, एक होता है मंडप, एक होता है मकान। मंदिर मतलब मंदिर बनाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे बनाएंगे, वहाँ पे सेवाएं देंगे, बड़े बड़े लंच लंगर ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर आपका मंडप मतलब शादियाँ हो गई तो शादियों में बहुत खर्चा करते हैं, और मकान पे करते हैं। पर अगर आप उनसे और कहीं खर्चा करवाने जाओ तो एकदम हार्ड नेगोशिएटर्स हैं वो इस मामले में। तो दे ऑल्सो हैव देयर ओन प्रेफरेंसेस, कहाँ पर कोई भी गलत जगह पे वो खर्च नहीं करते, मेजरली वो सही जगहों पे ही खर्च करते हैं। और नो डाउट क्योंकि कंटिन्यूअसली फैमिलीज चलती आ रही है बिजनेस के ऊपर, तो वो बिजनेस माइंडसेट बन ही जाता है जो न्यू देखिए सिंपल सी बात है कि एक लोग कहते हैं कि डायबिटीज जो है वो हेरिडिटरी डिसीज है, तो बाद में रिसर्च पे पता चला कि वो हेरिडिटरी नहीं है, वो लाइफस्टाइल ओरिएंटेड है। ओके तो क्यों ऐसा होता है कि अगर पेरेंट्स को और डायबिटीज़ है तो बच्चों को भी हो जाती है? बिकॉज पेरेंट्स और बच्चे एक ही खाना खाते हैं, सेम डिनर टेबल पे खाना खा रहे होते हैं। तो जिस तरह डायबिटीज़ जो है वो जनरेशनल नहीं है, रिवर्स की जा सकती है, उसी तरह मनी माइंडसेट भी रिवर्स किया जा सकता है। अगर आप मनी माइंडसेट बचपन में ये लेके पैदा हुए हो कि स्कार्सिटी है, प्रॉब्लम है लाइफ में, बजट पे चलना पड़ेगा, जितना चादर उतनी पैर, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, हम ग्रोथ नहीं कर सकते, हमें तो इतने सीमित, तो हम तो ज़िंदगी में एक ही घर ले पाएंगे, निवेश कहाँ कर पाएंगे, सिक्योर करो, तो देयर इज़ अ चांस यू कैन ब्रेक थ्रू दैट। ऐसा नहीं है कि वो अगर आपकी प्रीवियस जनरेशन नहीं ब्रेक कर पाई तो आप नहीं कर पाओगे, बट उसके लिए फिर आपको यू कांट ब्रेक इट विद द सेम हैबिट्स। सो अभी हम लोग ना इन्वेस्टमेंट की फिर से टॉपिक पर आ जाते हैं, एंड लेट्स टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड्स, लाइक पर्सनल फाइनेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। बिकॉज स्टॉक मार्केट सबको समझ में नहीं आता, लेकिन पर्सनल फाइनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो शायद अकॉर्डिंग टू मी हर किसी को समझना चाहिए, और उसके लिए आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत नई हूँ इस फील्ड में और मुझे स्टार्ट करना है अपने लिए, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? बजटिंग से स्टार्ट करो। ओके पहले बजट बनाओ, पैसा आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ रहा है, बच कितना रहा है, कैसे उसको ज़्यादा बचाया सकता है, सबसे पहला ये करो। सेकंड स्टेप है अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करो। लोग है ना बात करते हैं कि मैं फाइनेंशियली फ्री तब होऊंगा जब मेरे पास 1 करोड़ होगा, 2 करोड़ होगा, 5 करोड़ होगा। आप फाइनेंशियली फ्री उस दिन होने लग जाते हो जब आपके पास 6 महीने का खर्चा बैंक अकाउंट में होता है। अगर आपके बॉस ने आपको धो दिया, गंदी तरह बात करी, तो अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो आप उसी दिन रिज़ाइन कर सकते हो, और अगर नहीं है तो नहीं कर सकते। फिर रो पिटो, आओ अगले दिन वापस काम पे चले जाओ। तो लेवल 1 ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम कम्स नॉट फ्रॉम हैविंग मनी, बट कम्स फ्रॉम मैनेजिंग योर रिस्क्स। एंड देयर आर ओनली 3 रिस्क्स इन लाइफ। सबसे पहला रिस्क है कि आपकी या किसी की आमदनी बंद हो जाए। कोविड क्लासिक केस, लोगों की आमदनी बंद हो गई, तो क्या हुआ? अगर आपके पास उस दिन इमरजेंसी फंड होता तो कोविड तो 2 महीने में खत्म हो गया था। तीसरे महीने तो लोग वापस काम पे लग गए थे, वर्क फ्रॉम होम था पर काम पे तो लग ही गए थे, ठीक ठाक चीजें ओपन हो गई थी। तो माजरा तो 2 महीने का था। अब अगर उस 2 महीने में आपके पास इमरजेंसी फंड होता तो आप बोलते क्या मौका मिला लाइफ में, चलो यार मैं बॉडी ठीक करूंगा, अपने माइंड को रिलैक्स करूंगा, नई स्किल पे फोकस करूंगा। क्यों, मेरे पास 6 महीने के पैसे पड़े हैं, आराम से पहले थोड़ा सा 1 महीना तो शांति लगाते हैं। 1 महीने में आप कस्टम हो जाते हो उस सिचुएशन को, ठीक है। तो 6 months ऑफ इमरजेंसी फंड मेक्स यू लेवल 1 फाइनेंशियली फ्री। ओके, ठीक है।
सेकंड है, दूसरा रिस्क है लाइफ का हेल्थ। तो एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। कितना रुपए लगता है? दिन का 50 रुपए 100 रुपए में तो आपकी इंश्योरेंस आ जाती है। तो आप एक अच्छी सी हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। 10 लाख रुपए की मिनिमम कवर ले लो। और थर्ड है लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस जिसे कहते हैं। ये है कि भाई अगर आप जल्दी चले गए तो आपके बिहाफ के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे वो पूरे हो जाने चाहिए। आपके बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की शादी है, आपने उधार लिया है वो वापस करना है, वाइफ को या हस्बैंड को कुछ महीने सालों की इनकम मिल जाए तो उसके लिए आप एक इंश्योरेंस ले लो। दैट्स इट। ये 3 चीज करने के बाद आप तो एक तरीके से तो आप रिस्क फ्री हो गए। और बहुत कम एज में अगर आप ये स्टार्ट सब करते हैं। हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ, जॉब करने के 18 महीने के अंदर अचीवेबल है। ओके। आपका इमरजेंसी फंड, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपका लाइफ इंश्योरेंस, ओके। जॉब के 18 महीने के अंदर सब बन जाएगा। अब आप सोचो, इन अ जर्नी ऑफ 40 इयर्स ऑफ योर जॉब, आपने पहले 18 महीने में अपने आप को सेफ एंड सिक्योर कर लिया। अब आप कितना एंजॉय करोगे इस ट्रिप को? यस, ट्रू। यू विल रियली एंजॉय, चेरिश। अब आप वेल्थ क्रिएट करो, इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टिंग को सीखो, गोल्स बनाओ। मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे घर खरीदना है, मुझे शादी करनी है, मुझे बच्चे होंगे, बच्चों की पढ़ाई होगी, बच्चों की शादी होगी, बच्चों और मेरे को फाइनेंशियली फ्री होना है। लाइफ के 7-8 तो बड़े गोल्स होते हैं, उससे बड़ा क्या होता है? अच्छा, कुछ लोगों को हो सकता है मुझे 4 साल बाद एंटरप्रेन्योर बनना है। तो देखिए, कुछ अचानक से एंटरप्रेन्योर नहीं बनोगे आप। तो आपको 2 चीज़ें करनी है, आपको स्किल्स भी बिल्ड करनी है, आपको कैपिटल भी बिल्ड करना है। स्किल्स आप बिल्ड करते रहो, धीरे धीरे कैपिटल बिल्ड कर लो कि जिस दिन जॉब छोड़ो उस दिन आपके पास 1 साल का खर्चा हो और जो कैपिटल आपको चाहिए बिजनेस करने के लिए वो आपके पास पड़ा हो। आप सोचो कितना मजे से स्टार्टअप करोगे। नहीं तो आप हमेशा स्ट्रेस में रहोगे, यार कैसे करेंगे, अगले महीने के चेक कैसे दूंगा, मैं घर का खर्चा कैसे निकालूंगा, बच्चे की फीस कैसे दूंगा, ईएमआई कैसे भरूंगा। ये सब स्ट्रेस क्यों होना चाहिए आपकी लाइफ में? सिंपल है, आप प्लान करो ना, हर चीज प्लान हो सकती है। अब आप बोलो हर चीज मुझे ओवरनाइट चाहिए, तो देन आई एम सॉरी, कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको इस दुनिया में। कि ओवरनाइट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। हम आज यहाँ पहुंचे हैं, अगर आपके साथ बात कर पा रहे हैं, लोगों को समझा पा रहे हैं, तो आई एम 41 years old. I started earning when I was in 7th standard. तब मैं पढ़ा के लोगों को, ट्यूशन बच्चों को पढ़ा के मैं पैसे जमा करता था, स्कूल फीस खुद भरता था। एंड उसके बाद धीरे धीरे मैंने डबल इनकम पे फोकस किया, मैंने इन्वेस्टमेंट्स करी, मैंने SIP करी, तब जाके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो मेरे को भी टाइम लगा है। मैं कोई 21-22 साल का नहीं आ गया आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ कि मैंने ये सब अचीव कर लिया पिछले 2-3 साल के अंदर। सब नथिंग लाइक दैट हैज हैपेंड विद मी। आई एम अ नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन, टुक टाइम। बट अब आप सोचिए कि जब मैं 39 में फाइनेंशियली फ्री हो गया और इफ आई एम एबल टू लिव लॉन्ग, लेट्स से टिल 80, तो मेरे पास 40 साल है। मतलब जितनी लाइफ मैंने निकाली थी उतनी लाइफ मेरे को फ्री मिल गई विद माई इंटेलिजेंस, विद माई मनी। मतलब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कितना आगे हो गया ना। अब यही अगर मैं लाइफस्टाइल में फंस जाता, मैं महंगी गाड़ी ले लेता, महंगा घर ले लेता, बड़ी EMI अपने सर पे बांध लेता, तो मैं कहाँ फाइनेंशियली फ्री हो पाता? मैं काम ही करता रह जाता। तो जब मैं काम ही देखिए, काम करना इज नॉट फाइनेंशियली फ्री। आपने काम करना छोड़ दिया, अब मैं फाइनेंशियली फ्री तो काम करना छोड़ दिया क्या? आपने मुझे फोन किया, मैं आपके पास आ गया, ये भी तो काम ही है मेरे लिए, ठीक है। बट मुझे अब किसी और के लिए काम नहीं करना है। मुझे रोज सुबह 9 बजे ऑफिस में जाके अपनी उंगली उस बायोमेट्रिक में नहीं घुसानी है कि मैंने पंच कर दिया है, मैं बाहर जा रहा हूँ जी, तो मैं जरा बता दूं बॉस को मैं बाहर जा रहा हूँ। आई डोंट नो, ऑन अ मंडे इफ आई डोंट वांट टू वर्क, आई एम ओके, आई कैन डिसाइड नॉट टू वर्क। एक महीना मेरे को छुट्टी चाहिए तो मैं अपनी टीम को बोल सकता हूँ कि थैंक यू सो मच, आप अपना काम करते रहो, मैं जरा एक महीना घूम फिर के आ रहा हूँ, पीछे काम अपने आप चलता रहेगा। सो ऑल ऑफ दिस यू कैन अचीव इफ यू प्लान, एंड एक बार प्लान कर लो और उस प्लान पे टिके रहो, दैट्स इट, एंड सी द मैजिक। ओके, सो अगर लाइक समवन इज जो अपनी 20s में है, हम लोग एक स्टार्ट कर लेते हैं कि 2026 स्टार्ट हो रहा है, जो लोग अपने 20s में हैं नाउ, अगर उनका गोल है, गोल बेस आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए। अब मेरा एक सवाल है कि अगर मुझे कार लेनी है 2 साल में, अगले 1 साल में, क्या वो SIP के जरिए अगर मैं गोल बनाऊं तो क्या छोटे टाइम में कुछ मैं अचीव कर सकती हूँ? देखिए, कंपाउंडिंग का फॉर्मूला सिंपल है, A = P × 1 + R⁴n। ओके, 3 चीजें, कितना पैसा डालोगे, कितना रिटर्न्स कमाएगा, कितनी समय के लिए कमाएगा। ओके, हाँ, ठीक है। हाँ, कितना रिटर्न्स कमाएगा ये हमारे हाथ में नहीं है। नहीं है, हाँ, अगर आपको जल्दी पैसा चाहिए तो आपको ज्यादा निवेश करना पड़ेगा, अगर आप समय दे सकते हो तो आपको कम निवेश करना होगा। चॉइस इज योर्स। ओके, और अभी एट दिस मोमेंट कोई 20s और 30s में अगर कोई है और उसका एक है कि एज ऑफ 50 तक मेरे पास 1 CR होना चाहिए, ठीक है, 1 CR प्रॉपर इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद, अभी मुझे अगर कितने साल बाद होना चाहिए? 30 इयर्स हम लोग पकड़ लेते हैं। 30 इयर्स तो एक बेसिक है कि हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी है। 30 या 20 इयर्स हम लोग ये पकड़ के चलते हैं कि अगर कोई 30s में है तो ऑब्वियसली वो 20 साल तक और इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और अगर आप कोई 20s में है तो वो 30 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है।
अब इतने में मुझे अगर एसआईपी के जरिए 1 to 5 CR तक इन्वेस्टमेंट के जरिए कमाना हो तो कैसे मैं स्टार्ट करूं? देखिए बहुत सिंपल, अगर आपको 20 साल में 1 करोड़ कमाना है तो यू नीड टू डू एन एसआईपी ऑफ 10,000 पर मंथ। ओके। हाँ। अब आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड करना है। हाँ। तो बहुत सिंपल है, इन्फ्लेशन जितना स्टेप अप कर दो। ओके। आंसर इज वेरी सिंपल। वेरी सिंपल। हाँ। क्या आपने 10,000 रुपए डाले थे? हाँ। अगले साल इन्फ्लेशन 7% हो गई। हाँ। तो अगले साल 7%, हाँ जो भी। समझो 6% हो गई। हाँ, हाँ। तो आपने 10,600 रुपए डाल दिए। ओके। उसके अगले साल फिर से 6% हो गई, तो 10,600 पे और 6% जोड़ के डाल दिए, 11,250 होगा या जो भी होगा। क्योंकि कंपाउंडिंग लग जाएगी। तो जितनी इन्फ्लेशन हो रही है उतना स्टेप अप कर दो, खत्म हो गया, आप इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट हो गए। बेस्ट थिंग। सिंपल तरीका। सिंपल। ठीक है। अब अगर हम एक हाइपोथेटिकल केस मानते हैं कि आपने 10,000 रुपए हर महीने डाले 20 साल के लिए, तो मोटा मोटी 1 करोड़ आपके पास 20 साल में होगा। यही अगर आप इसको 10% से स्टेप अप कर दो हर साल, तो 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ होगा। तो आप इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट हो गए। तो इन्फ्लेशन से देखिए, लोग इन्फ्लेशन को ना बहुत कभी कभी ना ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। आप ओवर एस्टिमेट मत करो उसको, आप उसके अगेंस्ट मेजर लो ना। आपकी तनख्वाह बढ़ रही है महीने की, साल की 10% 12%। अगर आप अपनी तनख्वाह को, इनकम को साल का 10-12% नहीं बढ़ा पाएंगे तो आप जीवन को जी ही नहीं पाएंगे। You will not be able to live your life if you are not able to increase your salary by at least 8 to 10% every year. Okay. On an annualized basis. क्योंकि कभी कभी क्या होगा, आपको जंप मिल गया तो आपको 30% मिल जाएगा, फिर कभी एक आधा साल खराब चला जाता है, कभी कटौती भी आती है। तो मैं एवरेज में कह रहा हूं, आपको अपने करियर में अपनी इनकम को सालाना 10% मिनिमम बढ़ाना पड़ेगा। और उसके लिए अगर आपको स्किल्स पे मेहनत करनी है, फोकस करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो करनी पड़ेगी। आप मोहताजी नहीं कर सकते कि नहीं नहीं मेरे से तो करा नहीं जा रहा, मैं नहीं, तो फिर आप मोहताजी वाली जिंदगी जियोगे। फिर आप खर्चे कम रखो। फिर आप खर्चे क्यों कर रहे हो? खर्चे कम करो। आप जो है कमाई आपकी है वो क्या कहते हैं एकदम 50,000 रुपए महीना, 30,000 रुपए महीना, खर्चा आप 2 लाख रुपए महीने के पाल लो तो कैसे चलेगा? आमदनी 18 खर्चा रुपया कैसे चलेगा? तो आपको अपनी आमदनी तेजी से बढ़ानी है, खर्चे धीरे बढ़ाने हैं। लोग उल्टा करते हैं, खर्चे फुल स्पीड से बढ़ाते हैं, आमदनी पे सोचते भी नहीं है। मुझे आप बताइए, मैं आप ही को पूछता हूँ भावना, आपने कभी सिट डाउन किया और बनाया कि आज मेरी तनख्वाह लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता कितनी है, भगवान करे जो मैं नंबर बोलूं उससे ज्यादा हो, पर समझिए आज आप 1 लाख रुपए महीना कमा रही हैं। आपने कभी ये सोचा कि आज से 1 साल बाद मेरी कितनी इनकम होनी चाहिए, 2 साल बाद कितनी होनी चाहिए, 3 साल बाद कितनी होनी चाहिए? नहीं, कभी नहीं। हम लोग स्पेसिफिकली बैठ के नहीं सोचे। क्यों नहीं सोचते? हम इतने व्हाई आर वी अंडर सर्विंग आवरसेल्व्स? हम अपने आप से क्यों नहीं बात करते? क्यों एक प्लान नहीं बनाते? शांति से सबको साइड कर दो। तुम्हारे को घर में घुटन हो रही है तो कहीं जाके बैठ जाओ जहां तुम्हें अच्छा लगता है, और एक बार अपने आप से बात करो कि यार मेरा लाइफ का प्लान क्या है? क्या मैं वही जिंदगी जीऊंगा कि भाई सुबह गए, शाम को आए, थोड़ी देर स्क्रॉल किया, रात को नेटफ्लिक्स पिए, छाती पे रिमोट देख के सो गए, रात को 3 बजे नींद खुली तो टीवी बंद कर दिया, फिर जग गए वापस सुबह 8 बजे में हड़बड़ाहट में नहा धो के खा पी के? इज दिस द लाइफ यू वांट टू लिव? तो आप में और पशु में फर्क क्या रह गया? भाई पशु और हम में क्या फर्क है? बुद्धि का तो फर्क है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीजें भगवत गीता कहती है कि हमारे में सामान्यता है पशु के साथ। फूड, आहार, निद्रा, नींद, भय, फियर, मैथुन, सेक्स, these are common with the animals. The only thing we have which they don't have is consciousness. We can consciously design our life. That's the power God has given us. तो आप करो ना उसको यूज। तो उसके लिए क्या, आपको शांति से बैठो, प्लान करो अपनी जिंदगी। आज मैं 1 लाख की तनख्वाह पे हूँ, मेरा खर्चा 40,000 है, ग्रेट, आई एम एबल टू सेव 60,000। हाउ डू आई टेक माई सैलरी फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख इन नेक्स्ट 3 years या नेक्स्ट 2 years? उसके लिए मुझे क्या स्किल करनी पड़ेगी? कौन मेरी कंपनी में 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है? अच्छा, ये व्यक्ति कमा रहा है, इसके पास क्या स्किल है जो मेरे पास नहीं है? फिर कुछ लोग नीचे लिखेंगे कमेंट सेक्शन में कि सर वो तो चाटुकारिता करता है, तो तुम भी कर लो, वो भी तो स्किल है। वो भी तो स्किल है भाई। अगर उसी से आ रहे थे तो तुम भी सीख लो। नहीं सर वो चाटुकारिता करता है, हम नहीं कर सकते, मत करो फिर, वो तेज है लड़का, मैं तो कहूंगा जो कर रहा है। सो डिजाइन योर लाइफ, इट इज वेरी सिंपल, बट जस्ट हैव टू बी अ लिटिल कॉन्शियस। अब आप समझिए, आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, 30,000 रुपए की आपकी खर्चे हैं, 70,000 आप बचा पा रहे हैं, ठीक है? ये इनकम आपकी 2 लाख हो गई, खर्चे आपके 30,000 से 50,000 हुए। आप सोचिए कितना बड़ा गैप आ गया आपके पास, और ये गैप का क्या होगा? निवेश होगा, और ये जितना ज्यादा निवेश होगा उतना कम समय में आप अपना गोल अचीव कर पाओगे। मेरे साथ भी यही हुआ, तो मैं जल्दी गोल अचीव कर गया। ओके, मैं एक और इससे जुड़ा जो मेरी सोच है मैं वो आपके सामने रखती हूँ, एंड यू टेल मी। जनरली ऐसा कहा जाता है कि जब तक आप 1 लाख रुपए तक टच नहीं करते, जब तक आप 1 लाख रुपए टच नहीं करते, तब तक आप इन्वेस्टमेंट अपने स्किल्स के ऊपर कीजिए, ताकि आपके स्किल्स जो है ना वो आपको पैसा कमा के दे सके। जनरली अगर हम इंडिया की बात करें तो 50,000 रुपए ये बेसिक सैलरी है, और बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि लंबे अनुभव के बाद, लंबे एक्सपीरियंस के बाद भी इससे ज्यादा हिलते जुलते नहीं है।
जस्ट बिकॉज ऑफ वो रिस्क टेक नहीं कर पा रहे हैं, रिस्क नहीं ले पा रहे हैं। अब अगर मुझे आगे बढ़ना है और मेरे पास उतना कॉर्पस नहीं है कि मैं इन्वेस्टमेंट कर सकूं, ठीक है, तो मैं उस पैसे को क्या अपने स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट कर करके अपने आप को आगे बढ़ाऊं? देखिए, पहले मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा आपको एक करेक्ट, लॉजिकली हाँ चीज समझाता ठीक हूँ। है, ओके। मैं अपने आप को हेल्थ में बहुत खराब मानता हूँ एंड ऑब्वियसली हूँ, हाँ। कोशिश कर रहा हूँ ठीक करने की। ओके। मैंने एक बार अपना वजन कम किया, हम्म, बहुत मेहनत कम करके अच्छा कर लिया, हम्म, ऑल नॉर्मल। फिर मैंने छोड़ दिया, हम्म, खाना चालू कर दिया, फिर से मोटा हो गया। हम्म, लोग है ना कंप्लेन करते हैं कि सर आप जिम जाओगे, जैसे ही जिम छोड़ोगे तो वजन बढ़ जाएगा। हम्म, तो जिम छोड़ना क्यों होता है, वर्कआउट छोड़ना क्यों है हमारे को? मेरे से भी गलती हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा भगवान हूं मैं। तो आपने बात की ना कि पहले स्किल्स में तब तक निवेश करो जब तक आपकी आमदनी 1 लाख नहीं हो जाती। ये सोच आपकी फर्स्ट लेवल करेक्ट है, ओके। पर इसमें यही बात हो गई कि आपने पहली बार अपना वजन कम कर लिया, हाँ, फिर आपने खाना चालू कर दिया, जिम छोड़ दिया, आपका वजन बढ़ जाएगा। ओके। तो अगर आप 1 लाख पे आके संतुष्ट हो गए कि वाह वाह वाह, मैं तो सोचा भी नहीं था जीवन में मेरे 1 लाख रुपए महीने कमाऊंगा मैं, हमारे पिताजी तो 25,000 रुपए महीना कमाते थे, बड़ी मुश्किल से हमने घर चलाया था, आज मैं 1 लाख पे पहुंच गया और आप खुश हो गए, तो आप फिर से किसी ना किसी दिन 1 लाख पे ही रहोगे। इन्फ्लेशन आपके 1 लाख की चवन्नी करके चली जाएगी। तो पॉइंट नंबर 1, जब तक जिंदा हो, जिस दिन तक आपका आखिरी दिन नहीं है इस दुनिया में, तब तक आपको स्किल्स पे निवेश करना है। ओके। अब आपकी तनख्वाह 1 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, मैं महीने की बात कर रहा हूँ, कमाते हैं लोग 10 करोड़, कमाने वाले बहुत हैं, ठीक है ना। आज आपको पता है इंडिया में 1 करोड़ का इनकम टैक्स कितने लोग फाइल करते हैं? 4.5 लाख लोग करते हैं। 4.5 लाख लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो 1 करोड़ रुपए साल का कमा रहे हैं। जो लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा, उसका 3 गुना नंबर पकड़ लो, ठीक है जी। और जो सबको पता है जैसे फार्मर्स इनकम माफ होती है, बहुत कुछ माफ है, टैक्स फ्री है यहाँ पे इंडिया में। पॉइंट बहुत सिंपल है कि आमदनी की कोई सीमा नहीं है। सबसे ब्यूटीफुल बात आमदनी की ये है कि आमदनी की कोई ही सीमा नहीं है। मुझे याद है मेरे पापा से, जब मैंने MBA पूरी करी, पापा ONGC में काम करते थे, आप मिले भी हुए हैं फादर से, तो जब मेरा फर्स्ट जॉब लग रहा था तो मैंने डैड से पूछा 2008 में कि पापा कितना पैसा होगा तो बहुत होगा। अब ONGC में उन्होंने मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स देखे, 1500 की तनख्वाह भी देखी है। बोले यार जिस दिन तेरी 1 लाख तनख्वाह हो जाएगी ना, तब हम बहुत अच्छे हो जाएंगे घर में। मेरी जॉब ज्वाइन करने के 1.5 साल में 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह हो गई थी। नाइस। आई स्टार्टेड एट 7 लाख रुपीज पर एनम, ओके। एंड विद इन अ ईयर एंड हाफ आई वाज एट 12 लाख रुपीज। वही स्किल्स पे पागल जैसा निवेश करता था। जो कोर्स मेरे काम का है वो खरीद लिया, सोचा ही नहीं, खरीद लिया, काम करा, उसको एग्जीक्यूट किया और अपने आप को एक्सेलरेट किया। तो 1.5 साल बाद मैं हो गया अपना, ये हो गया। तो उस दिन मैंने जाके अपने एक मेंटर को, जिन्होंने हमें फाइनेंस पढ़ाया था कॉलेज में, मैंने उनको जाके स्वीट्स दी। मैंने सर थैंक यू सो मच, और आज देखिए मैंने अपना गोल अचीव कर लिया, मैं 1 लाख रुपए महीने पे पहुंच गया। उन्होंने जो मेरे को झाड़ा, मतलब बस मैं कैमरा पे बोल नहीं सकता जो शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया उस दिन। बोले दिस इज योर एम, मतलब इतनी गंदी गंदी गालियां दी। तो और भाव से देखिए दुखी हो गए कि यार तू 1 लाख में संतुष्ट हो रहा है। फिर उन्होंने मुझे समझाया ये बात कि कभी संतुष्ट नहीं होना, सैटिस्फाइड, कंटेंटमेंट रखनी है, सेटिस्फैक्शन नहीं रखनी है। जो है उसका ग्रैटिट्यूड रखना है, पर सेटिस्फैक्शन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वहीं ग्रोथ मर जाती है। एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस, अब उसका टैगलाइन पता है क्या है? क्या है? आप बताएं। ग्रोथ इज लाइफ। ओके। ये उनका टैगलाइन, आप चेक कर लीजिएगा। जबकि हम लोग इतनी छोटी बातों पर कभी ध्यान ही नहीं देते। 3 शब्द हैं। हाँ। और किन के थे? धीरू भाई के थे, जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करी थी। ग्रोथ इज लाइफ। ये वो ग्रुप कह रहा है जिसका साल का 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट है। मैं महीने की 1 लाख रुपए की तनख्वाह में खुश था, उनका साल का 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट है। तो हमें ग्रोथ इज लाइफ वाले मंत्रा पे चलना है, कंटेंटमेंट रखनी है, सेटिस्फैक्शन नहीं रखनी है। कंटेंटमेंट मतलब दिल शांत होना चाहिए, मन चित शांत होना चाहिए, आप जो अचीव कर रहे हो उसका ग्रैटिट्यूड भी होना चाहिए। पर व्हाट्स नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, न्यू क्या है, बेटर क्या है, ये तो आपको अचीव करना ही है। तो आप कहीं भी थमिए मत, जस्ट बी लाइक अ फ्री फ्लोइंग वाटर। हर साल आपको अपने ऊपर निवेश करना है,
जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ेगी आपके निवेश बढ़ेंगे, आपके कोर्सेज का वैल्यू बढ़ेगा, आपके निवेश का वैल्यू बढ़ेगा। आज आप अगर 5,000 रुपए का एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते थे, कल आप 50,000 रुपए का कॉन्फ्रेंस अटेंड करोगे। जब आप 5,000 रुपए के कॉन्फ्रेंस से 1 लाख तक आए हो तो 50,000 के कॉन्फ्रेंस तक कहां पहुंच जाओगे? तो ये जब आरओआई ड्रिवन अप्रोच हम रखेंगे तो हमारी इनकम बढ़ती रहेगी। साथ ही साथ खर्चों को उस स्पीड से मत बढ़ाइए। अगर आपकी आमदनी 20% से बड़ी साल की, खर्चों को 10% से बढ़ा लीजिए। तो क्या ये गैप बड़ा होता रहेगा, और जितना बड़ा हमारे पास गैप होगा उतना ही हम निवेश कर पाएंगे। जितना निवेश करेंगे और जितनी देर तक वो निवेश में रहेगा मार्केट में, उतना हम पैसा बना लेंगे।